हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल अगेन। माय नेम इज वीवू और आपका स्वागत है एक और बार। आज हमारे साथ में जो कार है वो है टाटा की हैरियर। अब ऑब्वियसली टाटा जो है वो हैरियर को और सफारी को डीजल इंजन में ही इंट्रोड्यूस किया था। अभी तक पेट्रोल इंजन उसका नहीं आया है, तो कुछ टाइम रखने के बाद में टाटा हैरियर के जो है वो इनपुट्स आज जानेंगे इसके ओनर से। बाय द वे, टाटा हैरियर अपने सेगमेंट में बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स के साथ में आती है एंड ये एकमात्र ऐसी उन लोगों के लिए चॉइस बन जाती है जो 5 सीटर सेगमेंट को हिट कर रहे हैं। 5 सीटर उनको गाड़ी चाहिए। मेरे साथ में इसके प्राउड ओनर मिस्टर भानु। एंड भानु जी, वेलकम टू माय चैनल। और एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पहले आप दो। Yes. My name is Bhanu Sharma and my educational qualification is BE Mechanical from Jamia Millia. इससे पहले मेरे पास होंडा सिटी कार थी। अच्छा, तो इससे पहले आप होंडा सिटी रख रहे थे। भानु जी, आप इधर साइड आ जाइए मेरे साथ में और फिर हम लोग बात करेंगे टाटा हैरियर के बारे में। तो होंडा सिटी से हैरियर तक का सफर कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा रहा, बिकॉज मेरे पास जब होंडा सिटी थी तो मार्केट जो है मूविंग टू द एक्सयूवी मार्केट। तो मेरा एक ये था कि चलो ठीक है, अभी होंडा चला रहे हैं, होंडा के बाद में जब नेक्स्ट कार लेंगे तो डेफिनेटली वी विल गो फॉर द एक्सयूवी। तो एक्सयूवी में एक चॉइस क्या लेना है, बिकॉज अभी आज की डेट में मार्केट में देर आ रहे मतलब नंबर ऑफ एक्सयूवीज, किया, सेल्टोस एंड अभी रिसेंटली पहले प्लेयर्स भी लिमिटेड थे। जब आपने सिटी ली होगी तो प्लेयर्स कम थे, अभी प्लेयर्स बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है, कंफ्यूजन बहुत होती है, क्या लेना है, क्या फीचर्स, सेफ्टी फीचर्स क्या रखने हैं, किसको प्रायोरिटीज देनी है, आइदर सेफ्टी फीचर के साथ जाना है या फिर जो गाड़ी के इंटरनल फीचर्स है वो आपको देखने हैं। तो फाइनली वी डिसाइडेड कि यार फर्स्ट चॉइस जो है, बिकॉज मेरा जो रनिंग रहता है नॉर्मली मैं हाईवे पे काफ़ी ड्राइव करता हूँ, बिकॉज मेरा जो जॉब है वो भी इसी तरह का है, सेल्स में हूँ मैं, तो मेरी ड्राइविंग काफ़ी रहती है। तो देन वी डिसाइडेड कि यार वी विल गो विद द सेफ्टी फीचर्स। तो सेफ्टी जब आता है तो उसमें फर्स्ट नेम आता है टाटा। हाँ, बिकॉज आज की डेट में आप देखेंगे तो बाकी की जो एक्सयूवी है उनका अगर सेफ्टी रेटिंग देखेंगे तो आपको एक बात बताता हूँ, अभी तक इसकी सेफ्टी रेटिंग्स आई नहीं है टाटा हैरियर की। अभी टाटा हैरियर इज स्टिल टू गेट ग्लोबल एनकैप रेटिंग्स और वो अभी तक नहीं गई हैं। तो मेरे ख्याल में ऐसा मुझे लगता है कि जब पेट्रोल इंजन इसका आ जाएगा तब शायद वो भेजें, क्योंकि एक प्रॉपर तब फेसलिफ्ट भी आने की इसकी उम्मीद है और एक पेट्रोल इंजन जब आ जाएगा तब सेफ्टी रेटिंग्स की भी बात करेंगे। अच्छा भानु जी, मुझे एक चीज़ बताओ, आप होंडा सिटी डीजल में ओन कर रहे थे कि पेट्रोल में थे? तो पेट्रोल से डीजल पे क्यों स्विच किया? क्या एक्चुअली एक्सयूवी में आप अगर देखेंगे ना तो पेट्रोल में आपको माइलेज नहीं मिलता है। हाँ, पेट्रोल का माइलेज आप देखेंगे तो हार्डली 8 और 10 का आता है। वहीं आप डीजल देखेंगे तो 15-16 का रहता है। और मेरा रनिंग भी काफ़ी है। अच्छा, आप देखिए 6 महीने गाड़ी को हुए हैं और 12,000 किलोमीटर क्रॉस हो गई है। तो ऑलमोस्ट मतलब 2500 से 3000 के बीच का रनिंग है मेरा। तो वो पेट्रोल में फिर मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था। प्राइसेस भी और फिर माइलेज भी लो है। दूसरा क्या है कि हैरियर अभी पेट्रोल में आई भी नहीं है। अभी मेरे ख्याल से टाटा इज अबाउट टू लॉन्च। करेक्ट। तो अभी तक पेट्रोल था नहीं। तो इसलिए देन वी हैव डिसाइडेड कि वी विल गो विद द डीजल वर्जन। तो भानु जी, दिस इज XM वेरिएंट ना? XM वेरिएंट। ये तकरीबन आपको ऑन रोड कितने की पड़ी थी? ये मुझे पड़ी थी 18-30 के आसपास का प्राइस। 18,30,000 रुपए के आसपास। और XT के बाद में XM के बाद में XT वेरिएंट। करेक्ट। कितना डिफरेंस आ रहा था प्राइस उसमें? लगभग आप देखेंगे तो 3.5 to 4 लाख का डिफरेंस। अच्छा, इससे ह्यूज डिफरेंस, इट्स ए ह्यूज। बट फीचर वाइज देखेंगे तो वो भी काफी जस्टिफाइड है। बट क्या है कि मेरा बजट जो था वो 17-18 का ही था। और मुझे क्या है कि जो मिनिमम फीचर्स चाहिए थे वो इसमें अवेलेबल हैं। बिकॉज क्या है, एक्स्ट्रा फीचर्स आप ले लो, जैसे मेरा होंडा सिटी में क्रूज कंट्रोल था और बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन मैंने कभी आज तक यूज़ नहीं की। बिकॉज क्या है, इंडिया में आप जब तक उन चीज़ों के यूज टू नहीं होते ना तो इट इज़ प्रोन टू द एक्सीडेंट। मेरे साथ एक दो बार ऐसा हुआ कि मैं क्रूज लगा के जा रहा हूँ और ऑल ऑफ सडन मुझे ब्रेक लेने लगे तो मेरे जो लेग्स हैं इट्स गेट कंफ्यूज ये क्या करना है वो एकदम इमीडिएटली आता नहीं, बिकॉज आप यूज्ड टू नहीं होते ना। तो वो फिर आपको प्रॉब्लम्स आती हैं। तो देन वी हैव डिसाइडेड कि वी विल गो विद द बेसिक फीचर्स जो हमको एक कार में चाहिए होते हैं। तो वो हैं, इसमें म्यूजिक सिस्टम है, सेंट्रल लॉकिंग है। तो एक काम करते हैं भानु जी, थोड़ा साइड प्रोफाइल में चलते हैं। गाइज मिलते हैं आज के स्पॉन्सर से। हम बात कर रहे हैं boodmo.com की। गाइज जब भी हम लोग जो है वो बात करते हैं किसी ऐसी गाड़ी की जो प्रोडक्शन में एक्चुअली खत्म हो गई है, या आपने ऑलरेडी एक ऐसी गाड़ी जो है परचेज की हुई है जो इंडिया में अब जो है जिसका प्रोडक्शन बंद हो चुका है या चली गई है इंडिया छोड़ के कोई कंपनी,
ऐसे में स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी की काफ़ी इश्यूज रहते हैं और यहाँ पर Woodmo.com इज़ वन सच ऑर्गेनाइजेशन जो आपके स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी को कभी ख़त्म नहीं होने देगी। तो जब भी आपको लगे कि आपका कोई पार्ट जो है वो मिसिंग है, आप बिल्कुल ऑनलाइन जाइए, Woodmo.com को साइन इन कीजिए, अपने मैन्युफैक्चरर और अपने प्रोडक्ट को यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए और स्ट्रेट अवे वो आपको अलाइन कर देगा जो भी स्पेयर पार्ट आपको यहाँ पर खरीदना है। काफ़ी इजी स्टेप है, आप चेक कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो भानु जी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे साइड स्टेपर आपने लगवाया हुआ है, ये लगाने का क्या रीजन रहा? एक तो ये है कि नीचे से अगर कोई भी चीज टच होगी ना तो डायरेक्ट वो बॉडी को टच नहीं करेगी, पहले इसको टच करेगी। तो उससे आपको फील आ जाएगा कि यार अभी मुझे क्या डिसीजन लेना है, आइदर वी हैव टू मूव फॉरवर्ड और बैक। तो इसके लिए मैंने इसको लगवाया है। और प्लस क्या, छोटा मोटा कोई चीज टच भी होगी ना तो इसी से टच होकर के निकल जाएगी। अच्छा, ये प्लस क्या है, इससे ना एक लुक भी आता है एक्सयूवी में ना, एक थोड़ा सा एक डिफरेंट लुक आ जाता है इससे। तो मतलब इसका जो पर्पस है उसके लिए आपने नहीं लिया, नहीं लगवाया है? नहीं, मतलब स्टेप करके अंदर जाना है उसके लिए। तो आप देखेंगे तो इसमें स्ट्रेंथ भी उतना नहीं है, आप ज्यादा प्रेशर देंगे तो वो बेंड भी हो सकता है। अच्छा, एक चीज और बताओ, इससे ग्राउंड क्लियरेंस भी कम हुई होगी? ग्राउंड क्लियरेंस इससे करीब 15-20 mm कम हो गई है। तो वो कभी लगा आपको कि कहीं टच हो रही है? नहीं, अभी तक तो ऐसा नहीं लगा, महसूस नहीं। हाँ, बिकॉज़ ऑलरेडी ग्राउंड क्लियरेंस तो पहले से काफी है इसकी। हाँ, पहले काफी अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस है। पहले होंडा सिटी चलाता था तो 165 था उसका। तो वही अभी भी बैक ऑफ द माइंड रहता है कहीं ना कहीं कि यार सामने से अगर कोई भी चीज ऐसे आती है तो मैं थोड़ा ध्यान रखता हूँ। तो चलो ड्राइव पे चलेंगे, हाँ, श्योर, छोटी सी, और फिर बात करते हैं, इंटीरियर चेक करते हैं और बाकी सारी चीजें देखते हैं। श्योर। ऑलराइट गाइस, तो टाइम है अभी हैरियर को चलाने का। बाय द वे दिस इज द की फॉब, बिल्कुल मेरे Volkswagen पोलो की जैसी लगती है, ऑलमोस्ट एक जैसी है। सो इसको चलाते हैं और मैं आपको इम्प्रेशन भी देता रहूँगा। साथ ही साथ आप पीछे देखेंगे तो आपको भानु जी की फैमिली यहाँ पे नजर आएगी, कुछ सवाल जवाब उनसे भी करते हैं और इस सेशन को और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। क्यों भानु जी? यस, श्योर। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो ये आपको कुछ इस तरीके का इसका हैंड ब्रेक देखने को नजर आएगा, जो पार्किंग ब्रेक है। भानु जी, इसको लेके कभी आपको ऐसा लगा कि ये, क्योंकि इसमें इससे पहले आपने होंडा सिटी चलाई है तो उसमें फ्री फॉल वाला था, इसमें थोड़ा सा पायलट टाइप स्टाइल्ड है? नहीं, कोई इशू नहीं है सर, मुझे तो बल्कि ये बेटर लगता है। अच्छा, और हैंडी भी है। आप ड्राइविंग में क्या है, इसके ऊपर मतलब हैंड रेस्ट का भी काम कर सकते हो। हाँ, ये चीज तो आप सही है, इस पे हाथ रख सकते हो, तो ये थोड़ा सा यूटिलिटी को और बढ़ा देता है। यस। यूटिलिटी से याद आया, टाटा की जितनी भी गाड़ियां है ना दोस्तों, बहुत ही यूटिलिटी फ्रेंडली लगती है मुझे। प्रैक्टिकल स्पेसेस उसके अंदर ज्यादा होती है, कहीं ना कहीं आप देखोगे स्टोरेज स्पेस अलग से दिया जाएगा। अगर बूट चेक करोगे तो वहाँ पे आपको हुक दे दिए जाएंगे ताकि आप सामान वगैरह टांग सको एक्स्ट्रा। तो यूटिलिटी के मामले में होंडा सिटी और इसमें कौन सा ज्यादा बेटर लगी आपको? टाटा इज बेटर। अच्छा, टाटा आपको ज्यादा पीछे काफी स्पेस है इसमें। और ऐसे तो मतलब होंडा में भी काफी बड़ी डिग्गी दे रखी है, बट मतलब यूटिलिटी में देखेंगे तो एट पार ही है दोनों। अच्छा, हाँ, बहुत ज़्यादा न तो इसमें स्पेस ज़्यादा है ना उसमें कम था, दोनों ऑलमोस्ट सेम है, बिकॉज उसकी डिग्गी काफ़ी स्पेसियस है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, जब आप सेडान से एसयूवीज पे उतरते हो ना तो कहीं ना कहीं वो माइंडसेट बना रहता है कि यार कंफर्ट रहेगा, आराम से पीछे बैठ के चलेंगे। इसमें थोड़ा सा आपको रहता होगा, बम्प्स पे अनकंफर्टेबल थोड़ा सा फील होता होगा और हाईवेज पे भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आपको लूज होता होगा जब भी आप शार्प टर्न्स ले रहे होते हैं, कुछ इस तरीके से स्टीयर कर रहे होते हो। तो ये इस चीज़ में अंतर आएगा अभी, माइंडसेट में थोड़ा सा अंतर लगा? थोड़ा सा आता है, बिकॉज इसमें क्या है कि जो टर्निंग रेडियस है ना वो बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू होंडा। तो उसमें थोड़ा सा ये रहता है कि आपको स्पीड जो है ना वो कम करनी पड़ती है। वेयर इन होंडा में क्या था कि आप स्पीड में भी टर्न कर सकते थे। और दूसरा इसमें एक बहुत बड़ा इशू है कि आप जब भी टर्न लेते हो ना तो जो आपका सेकंड गियर है ना उसमें जरा सा भी आपका क्लच लूज हुआ तो गाड़ी बंद हो जाती है। अच्छा। वो एक बहुत इशू आता है इसमें। तो जब भी आपको अगर शॉर्ट टर्न लेना है तो उस केस में आपको गाड़ी जो है फर्स्ट गियर में लेके जानी पड़ती है। सेकंड में भी आपका टर्न जो है लेना वो डिफिकल्ट होता है। करेक्ट। आप होंडा में फोर्थ गियर में भी टर्न मार सकते हो। चलो बच्चों की तरफ थोड़ा चलते हैं। मेरे को अपना पहले नाम बताओ, क्या नाम है आपका? कुशाग्र। तो कुशाग्र एंड निपुंज शर्मा। निपुंज। तो कुशाग्र और निपुंज, पहले कुशाग्र से पूछते हैं। तो होंडा सिटी और से जब आप इस पे आए तो चलाई है आपने वैसे कुशाग्र? नहीं, अभी तक ड्राइविंग नहीं आती? तो अभी एज मेरे ख्याल में हमारी 18 नहीं हुई है। नहीं अभी नहीं। अच्छा,
तो ठीक है। और चॉइस, जब ये सिलेक्शन की बात हुई ना, तो भानु जी मेरे को भी बता रहे थे कि बच्चों का बहुत बड़ा हाथ रहा है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग उनके हाथ में काफ़ी ज़्यादा थी इस गाड़ी को खरीदते टाइम। आजकल बच्चे जो है वो टेक से भी हो गए हैं, तो आपको पता है कि यूट्यूब पे हमारे जैसे लोग बैठे हैं जो रिव्यू करते हैं, तो इन्होंने इनपुट्स कभी कहीं देखे होंगे। क्या क्या रिसर्च करी थी आपने बाय द वे हैरियर लेते टाइम? सेफ्टी हाँ। और टेक्नोलॉजी हाँ, एंड नॉर्मल, ये सभी करा था। कौन कौन सी गाड़ियाँ कंसिडरेशन में थी हैरियर लेते टाइम? किया सेल्टोस, क्रेटा, हाँ MG हेक्टर हाँ। और बस यही थी। अच्छा, XUV 700 तो 700 क्यों ऑप्शन से बाहर रही? लुक्स में अच्छी नहीं थी। लुक्स में अच्छी नहीं लगी आपको? हाँ। अच्छा, और उसके फीचर्स कैसे लगे? फीचर्स अच्छे थे। फीचर्स अच्छे थे इसके कंपैरिजन? हाँ, बहुत ज़्यादा थे। अच्छा, और मुझे एक बात बताओ, जब इसमें हैरियर में बैठते हो आप लोग, तो आगे बैठना पसंद है कि पीछे बैठना पसंद है? पीछे बैठना पसंद है। क्यों निपुण? क्योंकि पीछे सीट जो है वो ज़्यादा कंफर्टेबल है आगे से थोड़ी सी। अच्छा, और होंडा सिटी के कंपैरिजन? होंडा सिटी से तो कम है। होंडा सिटी की ज़्यादा थी, थोड़ी कंफर्टेबल थी। और ये इंक्लाइन थी क्योंकि हाँ थोड़ी सी, और ये थोड़ी सी स्ट्रेट है। अच्छा, तो इसमें अच्छा। थोड़ा बैक पेन भी जाता है कई बार लॉन्ग ट्रिप्स पे। अच्छा, ऐसा है? हाँ फील होता है बैक पेन? हाँ, होता है जब कुछ ज़्यादा ही लॉन्ग ट्रिप्स हो। अच्छा, तो भानु जी मुझे एक चीज़ बताओ, ये माइलेज कितना दे रही है अभी आपको? अभी सर मैं हाईवे पे जैसे चलता हूँ तो हाँ। मुझे 16-17 के बीच में मिलता है। अच्छा, इतना दे रही है? यस। अरे अमेजिंग माइलेज है। मतलब मैं पहली बार किसी टाटा हैरियर के ओनर से मिला नहीं जो 16-17 का माइलेज इन सिटी या हाईवे? इन कॉमन मींस Mixture। मैं क्या है, मिक्स रहता है, हाँ, बिकॉज हाँ। दिल्ली भी मेरा कई बार चक्कर लगता है। हाँ। और हाईवे पे मैं काफ़ी रहता हूँ, तो अगर हाँ। मिक्स एवरेज निकालता हूँ तो 16-17 के बीच में रहता है। अच्छा, तो ये कैलकुलेट आपने किस लिहाज में किया? मैं जानना चाहता हूँ कि क्या ट्रिक आपने अपनाई ये कैलकुलेट करने की? मैं गाड़ी का जो डीजल फिल कराता हूँ ना, तो उसमें पूरा टैंक फुल कराता हूँ। हाँ तो 1 टैंक टू नेक्स्ट फिलिंग जो है ना, हाँ वो कितना किलोमीटर चली है, हाँ हाँ, और वहाँ से मैं वो माइलेज और उसको डिवाइड कर देते हो नंबर ऑफ लीटर से? करेक्ट। ठीक है, तो ये भी ट्रिक सही है। हाँ। अच्छी ट्रिक है, हम भी इस्तेमाल करते हैं ये ट्रिक। हालांकि वो मीटर में भी दे रखा है ऑप्शन, उसमें भी आता वो है एक्यूरेट नहीं है, लेकिन वो उतना एक्यूरेट रिलायबल नहीं है। हाँ, लेकिन मैंने देखा है वो मिसमैच जो है ना, हाँ। एरर जो है हार्डली 5-6% का, ये ज्यादा नहीं है। हाँ, ये तो है। हाँ, मतलब प्लस उतना माइनस नहीं है 1-2 कि- किलोमीटर का मान लो। हाँ, वो उतना ही फर्क पड़ता है, उससे ज्यादा नहीं है वो। तो भानु जी एक बात बताओ, आप मैन्युफैक्चरिंग में हो और वहाँ पे क्वालिटी चेक्स पे बहुत ध्यान दिया जाता है, Correct। तो टाटा को जब आप क्वालिटी के मामले में जज करते हो, यानी कि फिट एंड फिनिश के मामले में जज करते हो, तो कुछ ऐसा लगा कि यार फिट एंड फिनिश इसकी थोड़ी और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की हो सकती है, या कहीं पर ऐसा लगा कि क्वालिटी चेक्स में थोड़ा और ध्यान दिया जा सकता है? करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। जैसे फिटिंग्स वगैरह हैं, बीच में जो फिटिंग के बीच में जो गैप दे रखे हैं इन्होंने, वो काफ़ी ज़्यादा है। पैनल गैप, नॉर्मली पैनल गैप्स वगैरह, नॉर्मली जैसे होंडा वगैरह है या मारुति वगैरह है, वो आप देखेंगे तो उनका जो फिटिंग है ना, बिल्कुल एकदम नेक टू नेक रहता है। तो वो एक इसमें स्कोप है इम्प्रूवमेंट का। दूसरा क्या है कि आप पेंटिंग इसकी देखेंगे ना, तो बहुत सारे जैसे इसके ब्लैक पैनल्स बाहर लगे हुए हैं, जैसे आपका डिग्गी है, पीछे डिग्गी आप जब खोलेंगे तो वहाँ साइड से आपको एकदम अलग से पेंट ऐसा दिखाई देगा लगा हुआ। तो उस तरह का मतलब एक क्वालिटी चेक्स हो सकता है, और वो इम्प्रूव भी किया जा सकता है उसमें। ऐसा बहुत कोई कॉस्ट इम्पैक्ट आने वाला नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मुझे लगता है कि टाटा और इसके ऊपर ध्यान देगा तो वुड बी इन बेटर पोजीशन। अच्छा भानु जी, मुझे एक बात बताओ, बिकॉज इट इज़ हैविंग प्रोजेक्टर हेडलाइट्स, बट उनमें हेलोजन का इस्तेमाल किया गया है, स्पेशली इस वाले वेरिएंट में। तो हेलोजन रात में कितना सक्सेसफुल रहता है, और फॉग लैम्प का इस्तेमाल जब आप करते होंगे रात में भी बहरहाल करते होंगे जहाँ तक मुझे लगता है, तो क्या कुछ नज़र आता है कि फॉग लैम्प जलाने से और इंटेंसिटी बढ़ी है? हाँ। ये दोनों जवाब आप मुझे दीजिए। यस। मैं नॉर्मली जैसे आप दिल्ली एनसीआर में गाड़ी चलाते हैं तो हाई बीम पे तो नॉर्मली कोई चलाता नहीं है। बिल्कुल। तो उसमें लो बीम पे जब गाड़ी चलाते हैं और ये गलत कह रहे हो आप, सब अपोजिट डायरेक्शन से ना हाई बीम वाले ही आते लोग चलाते हैं, लेकिन मेरा नॉर्मली मानना ऐसा है कि मैं लो बीम पे ही रखता हूँ। ये प्रैक्टिस नहीं करनी और चाहिए। उसके साथ में फिर मैं फॉग लैम्प जला लेता हूँ, तो मुझे जो एक हाई बीम वाली जो फील है ना, जो क्लियरिटी है वो मिल जाती है उसमें। तो उसमें क्या है कि गाड़ी भी लो बीम पे रहती है और क्लियरिटी भी पूरी हो जाती है, तो दोनों पर्पज उसमें मीट हो जाते हैं। ठीक है। और इसकी जो थ्रो है हेलोजन का, बीम कितना अच्छा लगा आपको नाइट में? हाँ, अच्छा है। यस। अच्छा,
अच्छा, पहले चलो। मैं होंडा चला रहा था तो होंडा से मुझे थोड़ा बेटर ही लगा। अच्छा, बेटर लगा आपको, चलो ये तो अच्छी चीज़ है। और भानु जी, मेरे को एयर कंडीशनिंग यूनिट के बारे में स्पेशली बताओ, क्योंकि मेरे को तो ये काफ़ी चिल कर रहा है जिस लिहाज से इसका कंप्रेसर बनाया गया है। मेरे ख्याल में काफ़ी बड़ा कंप्रेसर यूज़ किया है टाटा ने यहाँ पे, तो अच्छे से कंप्रेस कर रहा है, और जो भी हवा है, कंप्रेस्ड हवा है, मेरे ख्याल में मेरे को तो पसंद आ रहा है। आपके क्या इनपुट्स हैं, स्पेशली रियर के लोगों के लिए आप मुझे बताइएगा। रियर में कभी बैठते हो आप और एसी का इस्तेमाल करते हो? एक्चुअली रियर में जो है कंपैरेटिवली, मतलब जो फ्रंट है ना, हाँ। कम ठंडा होता है, तो उसके लिए क्या है कि आपको थोड़ा सा उसकी स्पीड जो है ना वो आप रखनी पड़ती है। हाँ हाँ। आप सपोज फ्रंट में 2 लोग बैठे हैं, पीछे कोई नहीं है, तो आप 1 पे भी रखेंगे तो भी गाड़ी चिल हो जाती है। अच्छा, हाँ। मुझे लगता है कि अगर इसमें रियर के एसी भी नहीं होते हाँ। तो भी इसका एसी मुझे इतना इफेक्टिव लग रहा है हाँ। कि पीछे में भी कोई हाँ, प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, यस जहाँ तक मुझे ये लग रहा है। नहीं करता है वो, कूलिंग काफी अच्छी है, काफी अच्छा efficient भानु जी, AC अभी तक इसकी तीसरी फ्री सर्विस हुई है या होनी है अभी? होनी है अभी। तीसरी अभी 2 होनी है। तो जो दूसरी हुई थी वो कम्प्लीटली फ्री थी या उसके अंदर लूप्स वगैरह उन्होंने चेंज किया? कंप्लीटली फ्री थी, कंप्लीट फ्री। ठीक है। हम लोगों ने भानु जी से जो है वो इसके प्राइसेस पूछ लिए, माइलेज पूछ लिया, नाइट ड्राइव के बारे में पूछ लिया, कंफर्ट के बारे में पूछ लिया, हाईवे ड्राइव के बारे में आप मुझे ज़रा बताइए, उसके ऊपर थोड़ा सा हाईलाइट डालिए। हाँ, मेरा तो रनिंग नॉर्मली हाईवे पे ही ज़्यादा रहता है। हाँ। तो हाईवे पे गाड़ी का जो एक पकड़ है ना रोड के ऊपर, हाँ। वो काफ़ी अच्छी है। अच्छा। मतलब मैं गाड़ी को अगर 100-120 के बीच में रखता हूँ ना, हाँ। तो गाड़ी एक लगता है कि कंट्रोल मीन्स एक कंट्रोल्ड स्पीड जिसको बोलते हैं ना। कॉन्फिडेंस है। हाँ, एक कॉन्फिडेंस रहता है और स्पीड भी काफ़ी कंट्रोल रहती है। हाँ। मतलब अगर इमीडिएटली आपको कहीं इमरजेंसी रोकनी पड़ती है गाड़ी, हाँ। तो वो गाड़ी इमीडिएटली कंट्रोल हो जाती है और रुक जाती है। बिल्कुल। तो चलो, ये तो इनपुट्स मुझे अच्छे लगे। और कुछ और चीज़ें हम लोग पूछ लेते हैं, हालांकि लगभग सारी चीज़ें ही हमने पूछ ली हैं। ये जो टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है, इसकी साउंड क्वालिटी आपको पसंद आई? तो उसकी साउंड क्वालिटी हरमन की स्पेशली मुझे बताओ, क्योंकि हरमन इज़ अ ग्रेट ब्रांड नो, और उस हिसाब से साउंड क्वालिटी का प्लीज़ मुझे रिव्यू दीजिए। साउंड इज़ गुड, क्लियरिटी काफ़ी अच्छी है, और इवन हाई वॉल्यूम पे भी आप चलाएंगे तो जो वॉइस है ना, हाँ। वो आपकी फटती नहीं है। अच्छा। हाँ, नॉर्मली जो मैंने देखा है स्पीकर्स में एक लेवल तक तो ठीक साउंड आती है, बट एक इस लेवल के बाद में उसकी साउंड जो है वो फटने लग जाती है। तो वो एक इसमें अच्छी चीज़ है कि आप फुल वॉल्यूम पे भी चलाएंगे तो भी साउंड क्लियरिटी और साउंड की जो क्लियरिटी है और जो साउंड है वो आपको अच्छी क्वालिटी की मिलती है। ये आप सही कह रहे हो, लेकिन टच रिस्पॉन्स का ज़रूर मेरे को लगता है कि उसमें स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट की अभी ज़रूरत है, थोड़ा सा इम्प्रूव किया जा सकता है। और एंड्रॉइड ऑटो एप्पल का आई बिलीव नहीं आता इसमें, इस वाले वर्जन में। वो नहीं है इसमें, वो इसके ऊपर वाले मॉडल में है। गुड। स्टीयरिंग का फीडबैक जो है वो गाइस थोड़ा सा हार्डर एंड पे है। और एक चीज़ और निपुण जी ने बताई थी मुझे कि जब उन्होंने ये गाड़ी खरीदी तो एक चीज़ की समस्या थी कि उनका जो पैर है ना वो यहाँ पे अड़ता था, क्योंकि वो सीट थोड़ा सा आगे रखते होंगे और क्लच का जो प्ले है वो काफ़ी ज़्यादा डीप होने की वजह से उनके पैर में थोड़ा सा ये स्ट्राइक होता था। तो ये इस पे भी थोड़ा सा हाईलाइट दीजिए मुझे भानु जी। हाँ सर, इसमें स्टार्टिंग में तो ऐसा था कि मैं नॉर्मली अगर सीट इसकी आगे कर लेते हैं और एक कंफर्ट जो सीटिंग होती है गाड़ी की, अगर उस जोन में अगर आप बैठते हैं तो आपका जो लेफ्ट हैंड का नी है वो इसमें डैशबोर्ड में टच करता है आप। Okay. हाँ, और इतना टच करता है कि इफ़ यू आर गोइंग फॉर द लॉन्ग ट्रेवल ना, तो उसमें आपका नी जो है वो पेन हो जाता है। तो उसके लिए आप सीट पीछे करते हैं, सीट आप जब पीछे करते हैं तो इसका क्लच काफ़ी डीप हो जाता है, तो वो एक अनकम्फर्ट आता है। हाँ। वो एक इसमें बहुत बड़ा इशू है गाड़ी में, कि जो ये डैशबोर्ड के साथ में जो नी टकरा रहा है आपका, ये एक इस गाड़ी का बहुत बड़ा टेक्निकल फॉल्ट है। अच्छा, होंडा सिटी में आप बता रहे थे कि जो इससे पहले वो टोटल लॉस में गई थी, तो क्या किस तरीके से आपका वो एक्सीडेंट हुआ और फिर आपने क्यों सोचा कि टाटा के ऊपर ही शिफ्ट होना ज़्यादा बेटर है? तो उस एक्सीडेंट के बारे में ज़रा मुझे बताइएगा। मैं एक्चुअली पानीपत जा रहा था, तो रास्ते में मुरथल एक जगह पड़ती है जी, तो वहाँ पर क्या हुआ कि सामने एक बीच रोड पे गाड़ी खड़ी हुई थी,
और नॉर्मली हाईवे पे ऐसे बीच में कोई गाड़ी खड़ी करता नहीं है। तो वो बिल्कुल बीच हाईवे पे गाड़ी खड़ी हुई थी, महिंद्रा पिकअप थी। मुझे पता नहीं वो ड्राइवर क्या कर रहा था। तो पीछे से, बिकॉज नॉर्मली हाईवे पे उतना कोई सोचता नहीं है गाड़ी खड़ी होगी, और जब आप एक रूट पे जा रहे होते हैं तो आपको ऐसा पता भी नहीं चलता, आपको ऐसा लगता है कि गाड़ी चल रही है। करेक्ट। तो जब वो गाड़ी, मुझे आइडिया नहीं हुआ और मुझे लगा कि गाड़ी आगे आगे जा रही है, लेकिन वो गाड़ी खड़ी हुई थी और उस कंडीशन में गाड़ी ने पीछे से उसको हिट किया। और इतनी स्पीड से हिट किया कि उस समय मेरी स्पीड शायद 100 के आसपास रही होगी। और मेरा जो आगे का जो गाड़ी का बोनट है वो पूरा डैमेज हो गया। इवन इंजन की जो माउंटिंग है वो वहाँ से टूट करके इंजन भी पीछे गिर गया। तो काफ़ी डैमेज हुआ उसमें। और फाइनली वो गाड़ी जब मैंने वर्कशॉप में दिखाई तो उन्होंने बोला कि सर इसका जो इंजन है उसकी माउंटिंग टूट गई है और इसका जो फ्रेम है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट आया हुआ है। तो रिपेयर तो हो जाएगी, लेकिन इन फ्यूचर हो सकता है आपको अलाइनमेंट वगैरह का इशू आए। तो आप क्या डिसीजन लेंगे? हमारे पास दोनों ऑप्शन है। हम इसको रिपेयर भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक रिलायबिलिटी का इशू आएगा। दूसरा ये है कि आपका जो है ये टोटल लॉस पे जाएगी। तो मैंने फिर डिसाइड किया कि बेटर है गो फॉर द टोटल लॉस। तो उसमें जो भी अमाउंट था आईडी वैल्यू वो मुझे मिल गई। उसके बाद में देन आई हैव स्टार्ट सर्चिंग फॉर द न्यू कार। तो अभी जैसा कि आप देख ही रहे हो कि एक एक्सयूवी का टाइम आया हुआ है। करेक्ट। लोग जो हैं वो एक्सयूवी प्रेफर कर रहे हैं, और फिर मैंने सेडान ऑलरेडी चला रखी थी। तो मुझे भी एक ये था कि चलो यार नाउ द टाइम मूव फॉर द एक्सयूवी। तो उसमें फिर हमने स्टार्ट किया देखना। तो उसमें हमने देखा कि बिकॉज हाईवे पर रनिंग ज़्यादा रहती है, तो उसमें दो चीज़ें थी। एक सेफ्टी फीचर था, दूसरा उसके जो इंटीरियर फीचर्स वगैरह रहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स वो थे। तो हमने सोचा कि यार बेटर है वी विल गो विद द सेफ्टी फीचर। करेक्ट। तो सेफ्टी फीचर में फिर हमको एक टाटा का नाम आता है। Correct. तो बिकॉज किया वगैरह का तो सब ऑनलाइन आपने देखा ही होगा, सेफ्टी फीचर है। सो दे आर हैविंग आई थिंक 1 और 2 स्टार। तो उस मामले में फिर हमने सोचा कि यार बेटर है वी विल गो विद द टाटा। करेक्ट। तो और टाटा का लुक भी मुझे सफारी का अच्छा, इसका हैरियर का अच्छा लगा। करेक्ट। और बेस्ड ऑन मतलब दीज फीडबैक्स वी हैव बॉट दिस कार। बिल्कुल। तो मेरे साथ में भानु जी, एक बहुत अच्छा सेशन हम लोगों ने रिकॉर्ड किया है, और ज़्यादातर हमने जिन चीज़ों के बारे में बात की है वो मुझे लगता है कि आपके सारे डाउट्स उन्होंने क्लियर कर दिए होंगे। जब ओनरशिप की बात होती है, जब गाड़ी को ख़रीदने के बाद में जो एक्सपीरियंस आपको मिलता है किसी भी गाड़ी का, उसके बारे में। तो हम मिलेंगे एक और नई वीडियो में। अगर आप भी ऐसी कुछ शेयर करना चाहते हो अपनी गाड़ी की स्टोरीज हमारे साथ में, तो हियर इज़ द लिंक। फॉर्म जो है वो आपके पास में गूगल में फॉर्म पड़ा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाइए और फिलअप कीजिए उस फॉर्म को। हम मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ में। आप तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित चलें। अंटिल फॉर द नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लिविंग योर कार, बाइक, व्हाटएवर व्हीकल यू आर हैविंग। ड्राइव सेफ गाइस।